नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के हालात को लेकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की है। तफसील से इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं, जिसमें दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट होगा। ये गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर दिल्ली से जाएंगे आप गाजियाबाद की तरफ, तो आपका रैंडम टेस्ट हो सकता है। टेस्टिंग का रखा जाएगा पूरा ब्यौरा और ये रैंडम टेस्टिंग होगी, किसी की भी टेस्टिंग की जा सकती है। तमाम राज्य सरकारें खास तौर पर सतर्क हो गई हैं दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को लेकर, जिस पर बीते दिन भी आपने देखा था कैसे महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली के साथ कई अन्य राज्यों से अगर कोई भी फ्लाइट या ट्रेन से मुंबई पहुंचता है तो उसे फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आरटी-पीसीआर की अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अब आइए रुख उस विषय का जिस पर हम लगातार चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये भी कोरोना से ही जुड़ी खबर थी जो गाजियाबाद प्रशासन ने लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री किस तरह की सतर्कता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर बड़ी चर्चा हुई है और आज दंगल का फोकस भी इसी पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर सभी देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराएगा। वैसे तो इस बैठक में राज्यों की ओर से अपनी अपनी मांगे रखी गई। मसलन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाया देने की बात की। उधर बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि कोरोना वैक्सीन का आना वैज्ञानिकों के हाथ में है। राजनीति कर रहे हैं लोग इस पर। इसलिए आज दंगल की बहस भी इस सवाल पर कि क्या कोरोना से जंग में हम साथ साथ हैं। कोरोना पर नो पॉलिटिक्स प्लीज। देश भर में एक बार फिर जब कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ाने लगे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर मंथन किया। हालांकि इस बार बैठक कोरोना वैक्सीन डिलीवरी को लेकर रणनीति तय करने पर केंद्रित रही। वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वैक्सीन का आना वैज्ञानिकों के हाथ में है। उन्होंने वैक्सीन डिलीवरी की राजनीति को लेकर भी आगाह किया, लेकिन ये जरूर भरोसा दिलाया कि कोरोना पर टीकाकरण अभियान सभी के लिए होगा। देखिए, कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह, और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की सलाह दी। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी राय दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड का इंतजाम करने की मांग की। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जीएसटी के बकाया पैसे जारी करने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईसीयू से लेकर ऑक्सीजन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब राज्य का कोरोना आंकड़ा गिनाना चाहा, तो प्रधानमंत्री ने उनसे आगे की रणनीति पर जोर देने की सलाह दी। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेवादी तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। भारत में कोरोना के मामले नवंबर में दोबारा बढ़ने लगे हैं, इसलिए सरकारों को एक बार फिर कमर कसने की जरूरत है। वैसे अब कोरोना वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक खबरें आ रही हैं, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीन डिलीवरी की रणनीति ही आगे की राह तय करेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना से कैसे होगा मुकाबला, चर्चा इस पर तो कर ही रहे हैं हम लगातार, लेकिन आज बात वैक्सीन की होगी। कैसे वैक्सीन आम लोगों को, आप लोगों को मिलेगा, ये सवाल तमाम सरकारों से, पार्टियों से पूछते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, राघव चड्ढा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अविनाश आदिक प्रवक्ता एनसीबी के जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, विवेक गुप्ता प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सिंह साहब आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए एक तरफ तो पीएम ने कहा है कि नो पॉलिटिक्स प्लीज, लेकिन कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो
कई बार ये कहती हैं कि जिस तरह की सहायता मिलनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। शुरुआत ही मैं आज वैक्सीन की बात से करना चाहती हूं, क्योंकि पीएम ने आज ये बात छेड़ी है, कहा है वैज्ञानिक ही तय करेंगे वैक्सीन कब आएगा, लेकिन तैयारी पहले से रखनी होगी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग राज्य सरकारों के साथ? जो दर्शक सुन रहे हैं उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर तय करें और उससे कोऑर्डिनेट करें और ये तय करें कितना वैक्सीन चाहिए, जब आएगा उसकी तैयारी हो आपकी स्टेट पे। उसका ये भी कहा कि मुझवानी नहीं, सबके सब लिखित दें और सबके जो सुझाव होंगे सबके सुझावों को मिलाकर फिर एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। ये नहीं होगा किसी एक विशेष प्रदेश के लिए अलग से होगा, सबके एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने लिखित सुझाव मांगे हैं सबसे, और उसपे कहा कि ये लड़ाई कोई अकेले की नहीं है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी किसी अकेले का नहीं है, वो सबको मिलकर करना है। हम ये इंश्योर करेंगे जो वैक्सीन आए वो सेफ हो, ये इंश्योर करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि जो वैक्सीन लोगों तक जाए वो सेफ हो, उसका कोई रेपरकशन ना हो, उसके कारण से नुकसान कोई ना हो, उसकी चिंता करना भारत सरकार का काम है। और ये भी चिंता करना कि ठीक क्वांटिटी में वो अवेलेबल हो, उसकी भी चिंता करना भारत सरकार का काम है, और वो भारत सरकार कर रही है। वो जितनी कंपनियां हैं उन सब कंपनियों से बातचीत भी कर रही है, उनकी वैक्सीन की डेट्स देखते हुए, उनके जो ट्रायल्स चले उनकी डेट्स देखते हुए, वो कब कैसे क्या पॉसिबिलिटी की, उनके क्या रेट्स होंगे, कैसे होंगे, वो सब पे चर्चा चल रही है। उसमें भी कुछ वैक्सीन कह रहे हैं कि हमको हमारे यहाँ 2 डोज चाहिए, 3 डोज चाहिए, जहाँ 1 डोज पे चलेगा, उसके अनुसार भी चिंता हो रही है। परंतु अंतर्गतवा प्रदेशों के साथ बैठकर ही इसकी वितरण का पूरा प्रणाली तय होगी। ये कोई भारत सरकार ने अकेले नहीं करनी, उसमें आज मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सबको निमंत्रण दिया अपने सुझाव देने के लिए। तो मुझे लगता है सबके सुझाव होने के बाद एक सोची समझी सबको साथ मिलाकर एक रणनीति तैयार। ठीक है राघव चड्ढा जी, क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से क्या निकला? साथ साथ है? देखिए, आज एक अच्छी बैठक हुई जिसमें लगभग 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद हुआ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य तौर पर जो बातें रखी, दिल्ली में जो वस्तुस्थिति है, जो इस समय केसेस की संख्या है, बेड्स की वैकेंसी है, उसके साथ साथ जो चीजें रखी वो कुछ इस प्रकार है। पहली चीज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर लगभग 8600 केसेस के आसपास, माफ करिएगा, 8600 केसेस के आसपास, 8500-8600 केसेस के आसपास आ गए थे, जो एक प्रकार की पीक मानी जाती है। उसके बाद हमने देखा गया कि तमाम तरीके के जो इंटरवेंशंस हुए, हस्तक्षेप हुए, चाहे वो प्रशासनिक हस्तक्षेप हो, राजनीतिक हस्तक्षेप हो, उसके चलते फर्क आया और ये ग्राफ नीचे की ओर बढ़ने लगा। जो 15.5% की संक्रमण की दर थी वो नीचे आने लगी। आपको पता है पीएम ने आज मनोहर लाल खट्टर को क्या कहा था उस बैठक में? उन्होंने कहा आंकड़े मत सुनाइए, स्ट्रैटेजी बताइए। तो मैं भी आपको दर्शकों की तरफ से यही कह रही हूँ कि ये तो वो आंकड़े हैं सर जो हम नीचे में टिकर पे चला देते हैं। हमें ये बताइए कि आगे की स्ट्रैटेजी के लिए आपने क्या तैयारी की हुई है, वैक्सीन को लेकर क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है? नहीं, आपने मुझसे सवाल थोड़ा जवाब देने का मौका तो दीजिए, बीच में से रोकिए नहीं। ये बात सत्य है कि खट्टर साहब को आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बेबाकी से सवाल पूछा, और जो व्यक्ति उस मीटिंग में मौजूद थे, यदि आप पूछेंगे तो तमाम राज्यों ने और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की लड़ाई जो रही है कोविड महामारी से, उसकी तारीफ भी करी है। ये भी आप अपने पत्रकार जो उस मीटिंग को कवर कर रहे थे उनसे जान सकती हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन को लेकर जहां तक बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही ये बात साफ करी थी कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो अपने सर पे कफन बांधकर रोज घर से निकलते हैं ताकि मरीजों का इलाज कर सकें, इस बीमारी से लड़ सकें, उन लोगों को सबसे पहले इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो खतरे में खड़े हैं, वो खतरे की रेखा पर खड़े होकर हम सबकी सेवा कर रहे हैं। जैसे जब जंग होती है तो हमारा जवान जो बॉर्डर पे दुश्मन का सामना करता है, ये इसी प्रकार से कोरोना रूपी दुश्मन का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की आवश्यकता है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जान पा रहे हैं, वो ये है कि ये जो वैक्सीन है इसे फ्रीजर या डीप फ्रीजर में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन की बात करें, उसको तो -10 डिग्री, -20 डिग्री यानी कि डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा, और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ेगा, जो एक साधारण रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। अब भारत सरकार कौन सी, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया
जो एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कौन सी वैक्सीन को अप्रूव करेगा, उसके हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी मुझे लगता है राज्य भर में बनानी होगी, जो दिल्ली सरकार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस दिशा में हम लोग अब अग्रसर होकर आने वाले समय में काम करेंगे। साथ साथ क्योंकि संक्रमण की बात लगातार हो रही थी, अंजना जी जरा आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं बता दूं कि संक्रमण की दर जो है वो दिल्ली में 15.5% पर जब पहुंच गई थी 8-10 नवंबर के आसपास, वो नीचे आनी शुरू हो गई है। आज 11% पे आ गई है और हमारा ये विश्वास है कि ये नीचे जाती जाएगी। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज से कुछ हफ्ते पहले कहा था कि यदि ये संक्रमण की दर 5% पे आकर स्थिर हो जाती है तो यह माना जा सकता है कि ये जो महामारी है ये आपके पूरे काबू में है। राघव जी, 5% 100 से ज्यादा लोगों की लगातार मौत हो रही है 1 नवंबर से लेकर, चूंकि वो इंसिस्ट कर रहे हैं नंबर्स पर, जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। 1 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20, 23, हमने हर दिन का आंकड़ा निकाला हुआ है। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये आंकड़े तो हम दिखा रहे हैं सर। 51 मौतें होने से लेकर 66, उसके बाद 83, 95, 118, 121। सर मौत पर ही तो फोकस करना है ना सर, कि कम से कम डैमेज कम से कम हो। लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है राजधानी में। मैं आपकी बात से सहमत हूं अंजना जी, और कोई भी व्यक्ति मौत के आंकड़े को झुठला नहीं सकता। एक भी कीमती जान जाती है तो दुख होता है, दिल रोता है। हम सब दिल्ली वाले हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े की जहां तक बात है, कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी हो, आईसीयू वेंटिलेटर हो, वो इतना ज्यादा फोकस जान बचाने पर दिया गया है कि आज भी यदि आप दिल्ली की मृत्यु दर का कंपैरिजन अन्य राज्यों से करें, अन्य शहरों से करें, तो आप पाएंगे कि दिल्ली की मृत्यु दर सबसे कम है। अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, जो भाजपा शासित राज्य है, वहां की मृत्यु दर 4.1% है। दिल्ली की मृत्यु दर 1.58% है, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा है अहमदाबाद की मृत्यु दर दिल्ली से। तो हर राज्य कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने प्लाज्मा थेरेपी हो, आईसीयू वेंटिलेटर हो, ऑक्सीमीटर हो, ये सारी चीजें का प्रयोग कर जाने बचाई भी हैं। जो जाने गई हैं उनका बहुत गम है, लेकिन जाने बचाने पर भी बहुत फोकस केजरीवाल सरकार का रहा है। केजरीवाल सरकार के काम पर 2 शब्द आप भी बोलिए। आपको भी लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मृत्यु दर हमने घटाया है, और जिस तरह का काम दिल्ली में हुआ है कहीं नहीं हुआ है। ये उप मुख्यमंत्री कुछ देर पहले आज तक पर भी दावा कर रहे थे। और साथ ही जो कांग्रेस शासित राज्य है, वैक्सीन के लिए क्या तैयारी? पीएम ने भी कहा है कि स्टोरेज फैसिलिटी सबको पहले से बनानी होगी। देखिए, कम से कम 10 महीने बाद आदरणीय मोदी जी को इतनी समझ में तो आ गया कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट ही बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि जब शुरुआत में राहुल गांधी जी ने बताया था कि कोरोना आ रहा है, तो उपहास कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। जब और बात आगे बढ़ी तो दिया जला लो, ढेबरी जला लो, फिर आगे बढ़ी तो थाली पीट लो, थरिया पीट लो, और उसके बाद कहा 21 दिन में हम जीत लेंगे। तब तो स्वयं साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, सब कुछ थे। और 10 महीने बाद अब समझ में आया कि नहीं, ये वैज्ञानिकों का क्षेत्र है, वही तय करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो ये अच्छे लक्षण है, 10 महीने बाद ही मोदी जी को समझ में आया, खैर अच्छी बात है। दूसरी बात, मोदी जी के भाषणों से ये नहीं पता लगा कि वैक्सीन फ्री होगा कि पैसे देने होंगे। क्योंकि बिहार के चुनाव में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम बिहार में वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। फिर जब सवाल उठे, जवाब हुए, आप लोगों ने भी पूछा, तो लोगों ने कहा, बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने, कि नहीं हम पूरे देश में फ्री देंगे। तो अभी तक जितनी भी महामारियां के टीकाकरण इस देश में हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में भी, चाहे पोलियो हो, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे सिंह साहब वो पूरा कर ले, फिर जवाब दीजिएगा, फ्री वाले पे जवाब दीजिएगा। इन सारे चीजों का वैक्सीनेशन कांग्रेस के हुकूमतों में फ्री हुआ है। तो कम से कम जिसको अब चुनाव बीत गया बिहार में, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आपका फ्री का वादा आप भूल जाएंगे। आप ही ने कहा देने के लिए, फ्री का वादा भूल जाएंगे क्या सिंह साहब? नहीं, बात हो जाने दें। मोदी जी को कहना चाहिए था आज। तीसरी बात जो आपने पूछी कि इसका तैयारी क्या है, देखिए आज भी जो है हिंदुस्तान के सारे राज्यों के पास जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेटें देती हैं, उनके पास काफी कुछ है। अभी हर हफ्ते भी अभी भी पोलियो ड्रॉप के लिए टीमें निकलती हैं, रोज निकलती हैं। प्रायोरिटी तय करनी है केंद्र सरकार को कि पहले किसको किसको दिया जाएगा। और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेटों के पास हमें लगता है 90% है। कुछ और डी फ्रीजर इत्यादि आदि खरीदने होंगे, वो जो कुछ होगा वो कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आदरणीय मोदी जी 8,500 करोड़ का अपने निजी जहाज ले सकते हैं, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने आज कल किया है। तो क्या टीकाकरण इस देश की गरीब जनता को, जो एक महामारी है, फ्री में नहीं दे सकते हैं? देना चाहिए। चुनाव में तो कहा था बढ़ चढ़ करके, इनके वित्त मंत्री जी ने ऐलान भी किया था। तो
पूरे देश को सुविधा मिलनी चाहिए, किया जाता है। जब जहाजें तक आप खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। तो ये एक फ्री का ऐलान करिए। आरपी सिंह जी यहीं से कहें जी। धन्यवाद मोदी जी को कहना चाहिए था। धन्यवाद अखिलेश जी। मुझे लगता है कि जहाँ तो आप अपनी बातों में ही आपके अंतर्द्वंद है। आपने अभी दो बातें अलग फ्री का वादा भूले तो नहीं सर कि बिहार चुनाव में खाली वो याद दिलाने को था। अब तो वैक्सीन का वक्त करीब आ रहा है। उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। तब भी कहा था कि हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है और बिहार की सरकार हमारी आएगी तो हम उसकी चिंता करेंगे। बिहार की सरकार हमारी चिंता करेगी, वो कहा। मध्य प्रदेश ने भी कहा, तमिलनाडु में ने कहा, हर अपनी अपनी सरकारों ने कहा कि हम करेंगे। मुझे पता लगता है कि या तो अरे सर प्लीज सर, मैंने नहीं टोका ना आपको, बीच में 10 बार टोक सकता था। मैं बोल नहीं रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी एडवांस। सर रिक्वेस्ट, सर मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता था, मैं तो हाथ मुड़ी को करके रह गया। और मुझे लगता है आप अपनी कान की मशीन नहीं लगवा दीजिए, कुछ लगता है दिक्कत है सुनने उनने में। अच्छा। क्योंकि आपको ये याद नहीं आता कब क्या कहा, कितना क्या किसने कहा। बड़ा स्पष्ट कहा था बिहार के लिए वहाँ की सरकार, क्षेत्रीय सरकार, वहाँ की बिहार की सरकार अपना वैक्सीनेशन फ्री देगी, वो देगी। हमारी सरकार वहाँ पर है, वहाँ अपनी देगी। ऐसे तमिलनाडु सरकार ने वादा किया है, ऐसे मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, आपकी सरकारें भी करते। कोई रोक थोड़ा है किसी को नहीं। हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, चिंता करिए, बढ़िए उसमें केंद्र की ओर से ये इंश्योर करेंगे कि आपको जितनी वैक्सीन चाहिए वो वैक्सीन आपको मिले, इसकी चिंता करेंगे। उसके लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट किए वो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले। तो कांग्रेस की सरकारें भी वो करेंगी जो बिहार सरकार। नहीं अखिलेश जी, फिर मैं आ रही हूँ विवेक जी, अविनाश जी। तमिलनाडु की सरकार, अखिलेश जी बिहार में वो कह रहे हैं कि करेंगे, आप भी कीजिए, कांग्रेस की सरकारें करें ऐलान। एकदम देखिए, अब ये खामोश मैं बोलूं, देखिए अंजना जी ये गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, महामारी स्टेट सब्जेक्ट नहीं होती है। पहले चीजें जान लें। और जितने भी वैक्सीनेशन अभी तक हिंदुस्तान में अब तक हुए हैं वो केंद्र सरकार ने कराया। प्लीज झूठ पकड़ा जाता था, फिर बुलाइए। मैं प्लीज सुन लीजिए, अरे रुक जाइए जनाब, रुकिए जनाब, जनाब रुक जाइए। झूठ पकड़ा गया, फिर मिलाइए मत, आप इस बार मत होइए। इन्हें खामोश करिए। देखिए अंजना जी, जनरल हेल्थ सब्जेक्ट होता है स्टेट का। अरे बिहार सरकार, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना अखिलेश जी। बिहार सरकार कर रही है तो फिर क्या आप लोग भी करेंगे कांग्रेस शासित राज्यों में? अरे मैं बिहार सरकार की बात छोड़िए, मैं कह रहा हूँ ये महामारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट होता है। और अभी तक जितने भी महामारी, चाहे पोलियो हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे टेटनस हो, चाहे जो हो, ये सब केंद्र सरकार ने फ्री में लगवाए हैं। ये बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ये सच्चाई सुन नहीं सकते। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसी को बोलते हैं जब अपने ऊपर, जब पोल खुल जाता है, जब सच्चाई सामने आती है। अरे भाई, मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ आपको। अंजना जी देखिए किस तरह से सच्चाई खुलने के बाद तिलमिला रहा है। मैंने कहा ना, अभी तक सारी महामारियों का टीकाकरण केंद्र सरकार ने किया है। 8,500 करोड़ की जहाज खरीद लेंगे आप, अपने उड़ने के लिए 8,500 करोड़ की जहाज खरीदेंगे। टीकाकरण फ्री नहीं करा सकते। अरे छोड़िए जनाब, अरे हवाई जहाज आपकी मेहरबानी है। अरे अपने मित्रों से ले लीजिए, जिनका लाखों करोड़ माफ किया उन्हीं से ले लीजिए। खरीद कर गए थे वो हवाई जहाज, उन्हीं को लाभ पहुंचाना होगा। हमें पता है ये दवाइयां भी वही इंपोर्ट करेंगे और ये दवाइयों का पैसा भी वही कमाएंगे। आपदा में भी जो आप अवसर ढूंढते हैं ना, ये सब उसी की चाल है। आप इसलिए फ्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपदा में भी आप एक सेकंड स्तुतु में देखिए कोरोना आज हम नाम ही रखा हमने, नो पॉलिटिक्स प्लीज, और यहीं पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बोला नहीं अविनाश, मैंने बीच में बोला नहीं, वही भी बोलना शुरू किए। अविनाश जी, महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी है वैक्सीन के लिए और इस बैठक से क्या हासिल? पहले तो नमस्कार आपको। आपने जो पहले सवाल किया था कि महाराष्ट्र की तैयारी क्या है, इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रधानमंत्री जी के सामने महाराष्ट्र सरकार ने जो इस विषय में टास्क फोर्स का गठन किया है इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार, और आप जानती है कि देश में अव्वल दर्जे का काम करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे स्थित है, इनके बीच में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, संचालक, निर्देशक, सभी लोग इसके मेंबर्स हैं। और वैक्सीन की जिस तरह से वहाँ पर उसका निर्माण कार्य हो रहा है, उससे
हर घंटे लगभग जानकारी उपलब्ध होती रहती है। आदर पूनावाला जो कि प्रमुख है सीरम इंस्टीट्यूट के, वो हर दूसरे तीसरे दिन मुंबई आकर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और उनको अवगत करते हैं कि किस तरह प्रोग्रेस हुई है। आप सभी जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफर्ड इंग्लैंड, इन दोनों में एक करार हुआ है साझा, और वो दोनों एकत्रित होकर इस वैक्सीन का निर्माण करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी बात अभी आपके सामने रखी गई कि इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए शायद हमें बहुत बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेजेस का निर्माण करना होगा। तो महाराष्ट्र, मैं मानता हूं कि एक ऐसी सरकार है यहाँ पर बहुत पहले से ही, क्योंकि शरद पवार साहब का हमें मार्गदर्शन रहा है, कृषि के विषय में उनका बहुत अध्ययन रहा है, आप जानती हैं। तो पहले से ही हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रामीण इलाकों में कृषि समितियां हैं, बाजार समितियां हैं, इनके कोल्ड स्टोरेजेस उपलब्ध हैं। उसमें भी जो भी नई चीजें करने की आवश्यकता होगी उसकी ओर सरकार का ध्यान है। जब तक वैक्सीन तो नहीं आ रहा दोनों ही सर, चीजें हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा तब तक आपने कह दिया आरटीपीसीआर दिखाओ, तब महाराष्ट्र में आओ, अपने अपनी जगह पे रहो सब। नहीं, अब ये तो अभी इसलिए करना पड़ रहा है कि बाहर से अगर आने वाले लोग इसके कैरियर्स बन के आते हैं तो कुछ तो सावधानी हमको बरतनी होगी। सर, एक वक्त पर मुंबई और महाराष्ट्र के कितने केसेस थे, लेकिन किसी दूसरे राज्य ने ऐसा नहीं किया महाराष्ट्र के साथ। अविनाश जी, एक वक्त पे क्या हालत थी महाराष्ट्र की, मुंबई की? कर्नाटक ने हमारी बॉर्डर सील कर दी थी, आप याद कीजिएगा। आंध्रा ने हमारी बॉर्डर सील कर दी थी और हमने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ये उनका अधिकार था, वो उनके नागरिकों की सुविधा देख रहे थे। हम भी वही चाहते, नागरिक चाहे महाराष्ट्र का हो या भारत का हो, जो सफर करके आ रहा है, अगर दिल्ली से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि है। तो वो सावधानता बरतने में कोई कुछ गलत हो रहा है, कुछ हम लोग देश के खिलाफ कर रहे हैं या लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि माहौल अच्छा बना रहे। ये सही कदम है एक राज्य की तरफ से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने राज्य को एक तरह से बचाने, सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कदम, कि दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाइए। देखिए, ये उनका विषय है, वो जैसा ठीक समझे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि संक्रमण की दर दिल्ली के अंदर आप लोगों को पता लग रहा है इतनी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में जांच हो रही है। मैं देश के कितने राज्य, कितने शहर आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ जांच ही नहीं हो रही है पर्याप्त मात्रा में। तो वही बात है कि जब तक रपट नहीं लिखी जाएगी तो बोला जाएगा कि अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि रपट नहीं लिखी गई तो अपराध नहीं है। तो दिल्ली में पारदर्शी तरीके से जांच हो रही है, इसीलिए आंकड़े कितनी बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं पारदर्शी तरीके से पता लग रहा है, उनका विषय है। मैं इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली के अंदर यदि वास्तविक तौर पे देखा जाए और कई राज्यों के अगर पारदर्शी आंकड़े सामने आ जाए और जांच हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली के अंदर संक्रमण आज भी काबू में है और सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ मशीनरी की बात हो। दिल्ली बदनाम तो हो रही है ना राघव जी, दिल्ली बदनाम तो हो रही है ना, जो भी वजह हो, हमेशा तभी तो ऐसा फैसला लिया है उन्होंने। अंजना जी, आप इतने सालों से पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि दिल्ली हमेशा एक प्रकार से फोकस रहता है, आकर्षण का केंद्र रहता है। वायु प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण पूरा उत्तर भारत का विषय है। आज प्रधानमंत्री जी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिल्ली से ज्यादा वायु प्रदूषण है, लेकिन चर्चा दिल्ली की होती है। दिल्ली चर्चा में बना रहता है, उसके अपने फायदे अपने नुकसान है। इसी प्रकार से दिल्ली में अगर केसेस बढ़ते हैं तो ज्यादा चर्चा होती है। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी इससे पहले जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, ये एक व्यक्ति कह रहा था स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरा कह रहा था कि नहीं प्रधानमंत्री जी को संभालना है। मैं आपको पहले ये बता दूं और कानूनी पोजीशन बता रहा हूं, राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर और पूरे देश भर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जब इस प्रकार की आपदा आती है तो सारी जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार में लीन हो जाती हैं और फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शक्तियां देता है कि आपको मैं इतनी शक्ति दे रहा हूं, अब ये काम करो, आपको इतनी शक्ति दे रहा हूं, ये काम करो। और जब लॉकडाउन लगाया तो केंद्र ने लगाया, बड़े निर्णय लिए केंद्र ने लिए, कौन से राज्य में कितने बाजार खुलेंगे, मेट्रो खुलेगी कि नहीं खुलेगी, ये भी केंद्र तय करता है। तो आज अपना पल्ला झाड़ लेना कि राज्य ही सब कुछ करेगा, ये उचित नहीं है। अपना अपना देखो, अब बहुत हो गया, ये वाली राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ये इतनी बड़ी महामारी है कि सबको साथ मिलकर लड़ना है। आज आप दिल्ली में उदाहरण देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी से कितने वैचारिक मतभेद हैं,
लेकिन फिर भी आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के हित के लिए, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, चाहे केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना हो या नगर निगम का दरवाजा खटखटाना हो, जनता के बीच जाना हो, सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो 4 साल बाद है। पर वो तो कह रहे हैं राघव जी कि केंद्र के इंटरवेंशन के बाद ही कुछ मुमकिन हो पाता है। आप लोग जब जब देखते हैं कि अब कुछ हाथ से नहीं हो पा रहा, तब जाते हैं अमित शाह के पास। आज देखिए, ये बड़ी धारणा, अंजना जी जरा धैर्य से सुनिएगा। ये कहना कि एक केंद्रीय मंत्री के चलते कोरोना काबू में आ जाता है, पिछली बार जब फर्स्ट पीक आई थी तो माननीय गृह मंत्री जी ने 2 मीटिंग करी और उसके बाद कोरोना वायरस छूमंतर हो गया। अगर ये 2 मीटिंग से एक मंत्री के कोरोना वायरस छूमंतर हो गया तो ये 2 मीटिंग माननीय गृह मंत्री जी अपने गृह राज्य गुजरात में कर लेते। अहमदाबाद में क्यों मृत्यु दर 4.1% है? देश के 29 राज्य हैं, हर राज्य में 2-2 मीटिंग कर ले। अगर वो सिर्फ मीटिंग करते हैं तो फिर आप लोग सहायता के लिए क्यों जाते हैं उनके पास? तो मैं वही बता देता हूँ। देखिए, नहीं, ये तो गलत हो, ये बात तो गलत हो गई ना राघव। देखिए, और आप जो ये कह रहे हैं कि अभी अचानक टेस्टिंग की वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ये सारे टेस्टिंग क्या नवंबर 1 के बाद से शुरू हुए? आप लोग तो लगातार पिछले 2-3 महीनों से टेस्टिंग बढ़ा हुआ है ना दिल्ली में। मैं टेस्टिंग क्या, मैं तो कह रहा हूँ टेस्टिंग हो रही है, पारदर्शी तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए आपको पता लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी पारदर्शी तरीके से टेस्टिंग हो रही है, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। ठीक है, अखिलेश जी भी और आरपी सिंह दोनों इस पर बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट बस, जो आप केंद्रीय गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी सम्मान से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। जब ये श्रेय किसको मिलना चाहिए इसकी होड़ लगती है, तो तब मेरे को ये बात बोलनी पड़ी। अगर सारा श्रेय चाहिए तो सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी का, सारी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, हम इसमें भी खुश हैं, लेकिन साथ मिलकर काम करना है। मुख्यमंत्रियों के साथ की है प्रधानमंत्री ने बैठक। आइए आपको सीधे अब लिए चलते हैं। विवेक गुप्ता जी टीएमसी के हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, प्रधानमंत्री के साथ बैठक कोविड को लेकर, वैक्सीन को लेकर, जीएसटी का बकाया रकम मांग रही थी ममता बनर्जी, कैसे समझे इसे? पहले तो ये अंजना जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के होते हुए ऐसी समस्या ही क्यों आ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री को बकाया मांगना पड़ रहा है। जीएसटी कानून के तहत पास हुआ था, अपने आप भी रुपया स्टेट्स के पास आ जाना चाहिए था, और आपका जवाब तो इस शो में थोड़ी देर पहले ही मिल गया। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर स्टेट को ही वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी और मुझे जीएसटी का पैसा भी नहीं मिलेगा तो मैं खरीदूंगा कैसे ये वैक्सीन? मुझे तो पैसे चाहिए ना। और अंजना जी देखिए, आज आपका ये जो शो था, आपने बंबई दिल्ली पे इतना फोकस था, कलकत्ता को लोग अक्सर भूल जाते हैं, बंगाल को, कि 11 करोड़ की जनता यहां भी है 130 करोड़ में से। तो इस जनता को अपने बारे में सोचना पड़ता है और प्रधानमंत्री से बार बार मांग करनी पड़ती है। आज ये कोरोना की लड़ाई हम लोग मार्च से लड़ रहे हैं और ये जीएसटी की मांग पहली बार नहीं की जा रही है। अलग अलग मौके पर अलग अलग बार बार ये मांग की जा रही है, मगर फिर भी पैसा नहीं आ रहा है और न कोई जवाब आ रहा है। कोलकाता को हम लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली मुंबई में सर केसेस ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर चर्चा ज्यादा केंद्रित हो गई है। राजधानी की आप भी हालत देख रहे हैं, आपको भी चिंता होगी। 100 से ज्यादा लोग अगर एक जगह पर मर रहे हैं तो उसकी चर्चा ज्यादा होगी। मुझे ये बताइए, यहाँ तो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लगातार उन कंपनियों से संपर्क में है। ठीक है दादा, एक सेकंड पहले वो कह रहे हैं कि तमाम कंपनियों से संपर्क में है, कोल्ड स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? 5 कदम जो आपने वैक्सीन के लिए तैयारी के लिए उठाए वो बता दें। बंगाल के लिए हमारे यहाँ डेली बुलेटिन जारी होती है, आपको मैं बुलेटिन शेयर कर दूंगा। यहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज से लेके जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस मिल रही है उस पर सारे पे काम हो रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे थे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ भी हफ्ते में 3 दिन जो 6 शहर है कलकत्ता भारत में जहां से ज्यादा वायरस के केसेस हो रहे हैं, वहां से हमने फ्लाइट बैन लगाया और उसका असर हुआ है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ 1 नवंबर से लगातार केसेस ड्रॉप होने चालू हुए, 9 महीने में पहली बार। तो संजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने महाराष्ट्र के जो भाई हैं उनसे ये साझा करना चाहता हूं कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे कड़े न चाहते हुए भी उपाय करने पड़ते हैं। हमें देखिए, ये भारतवर्ष है, ये एक देश है, कोई भी इस देश में कहीं भी आ जा सकता है, किसी को भी आने जाने पे कभी भी कोई पाबंदी लगाने की किसी की भी इच्छा नहीं है। मगर ये अभी नॉर्मल समय नहीं है। मुझे यहाँ पर अगर मैं बीमारी को फैलने से रोक रहा हूं तो ये देश के ही हित में है। अगर बंगाल में बीमारी कम फैलेगी तो देश की ही उतनी समस्या कम होगी। और इसके लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको आरपीएन सिंह साहब ये बताइए, जीएसटी का पैसा देंगे नहीं, पैसा होगा नहीं राज्य के पास, वो कह रहे हैं हम कैसे तैयारी करें वैक्सीन के लिए? हर चीज के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी राज्यों को। मैं
जीएसटी पे जवाब दे देता हूँ, परंतु पहले उससे राघव ने कुछ डेटा दिया, मैं उसकी जानकारी देता हूँ। राघव, मैं अभी बैठे बैठे आरोग्य ऐप देख रहा था, राघव चेक कर लें। वो गुजरात के बारे में कह रहे हैं 4.5%, मैंने चेक किया 1.96%। राघव डेटा ठीक बोला करें। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, गुजरात की नहीं। प्लीज सर, शहर का कंपैरिजन शहर से होता है। सर प्लीज सर, एक मिनट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अहमदाबाद का देख लीजिए। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी कृपा है सर। गुजरात एज ए स्टेट और दिल्ली भी एक स्टेट है अपने आप में, इसलिए मैं स्टेट वर्सेस स्टेट कंपेयर कर रहा हूं। और दूसरी बात, अरे एक मिनट यार, जब हम वैसे बोलते रहते हैं कि दिल्ली स्टेट है तो आप कहते हैं स्टेट नहीं है। सर आप तो स्टेट मानती है ना, स्टेट चुनाव तो स्टेट का ही होता है। दिल्ली स्टेट ही है। महानगर का कंपैरिजन महानगर से होगा ना सर। सर यूनियन टेरिटरी स्टेट है। अब अपने आप को महानगर बना लीजिए, फिर आप अपने को मुख्यमंत्री मत मानिए ना, आप अपने को मेयर या कॉर्पोरेशन का कोई बना लीजिए, अपने आप को सीईसी बना लीजिए कॉर्पोरेशन का। अब अपने आप को मुख्यमंत्री क्यों घोषित करते हैं और अपने आप को क्यों मंत्रियों के बराबर घोषित करते हैं? तो आप मुख्यमंत्री का, और ये भी कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का वैसे कहेंगे मैं वैसे आप कहेंगे हम स्टेट नहीं है, हम वैक्सीन पे आइए, वैक्सीन पे सबका स्टेटस पता चल गया हमें। अब वैक्सीन पे बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी पढ़ दीजिए आप अपनी बताइए। अरे सर, मैं राघव, मैं ये लड़ाई का समय नहीं है ना, मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ ना। ये हम कर लेंगे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब कोरोना से बाहर हो जाएंगे, खूब लड़ लेंगे। मैं अगर 10 विषय छेड़ूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, ऐसा छोड़ दीजिए। जब आपको जरूरत होती है तब आप, जब आप कहते हैं कि हाँ हमें मदद कीजिए, वैसे आप दिन भर कुछ और गाना गाते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो 10,000 बेड भी केंद्र सरकार देती है, रेलवे कोचेज से सरकार देती है, टेस्ट के लिए भी सुविधा आपको देती है। और उस टेस्ट की कीमत दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल अगर आज भी देखूं तो आज का जो रेट मेरे पास है दिल्ली का 2400 रुपए है। आज भी प्राइवेट टेस्टिंग, मैं सरकारी टेस्टिंग भी है, परंतु वही सरकारी टेस्टिंग यूपी, प्राइवेट टेस्टिंग यूपी में 600 रुपए है। तो उसमें मत पड़िए कि कहाँ क्या हो रहा है। हम तो चाहते हैं दिल्ली में भी हो, वेस्ट बंगाल में भी हो, जहाँ चिंता हो सकती है वहाँ चिंता है। और जहाँ तक जो जीएसटी का बकाया है वो सरकार ने उसका एक फार्मूला निकाला है, उसके अंतर्गत सब प्रदेशों को पैसे दिए गए। कोई बंगाल के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं होने वाला। और उसमें जो मदद सरकार कर सकेगी, केंद्र सरकार, ये नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार छोड़ देगी किसी प्रदेश को और कहीं दिक्कत होगी केंद्र सरकार उसमें बटन भी करेगी, उसकी चिंता भी करेगी। परंतु जो मैं वापस विषय ला रहा हूँ वो ये कि ये समय है सब प्रदेशों को मिलकर काम करने का। आपस में केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार को मिलकर हम इसकी चिंता करें, ना कि एक दूसरी तरफ उंगली उठाएं। अगर किसी प्रदेश ने कोई अपने यहाँ फ्लाइट बैन की है तो दूसरे प्रदेश से बात कर लेनी कि भाई हम फ्लाइट बैन करें, जरा अपने यहाँ जरा चिंता ज्यादा कर ले। कुछ ज्यादातर फ्लाइट बैन ऐसी प्रदेशों से हो रही है जहाँ से घटनाएं ज्यादा हो रही है, जहाँ से टेस्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो आपस में शिक्षा लादर करने की जगह हम मिलकर काम करें, ये ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति की मैं 10 चीजें कराऊं, आप 10 चीजें कराएं, उसका लाभ नहीं होने वाला। देश की जनता इस समय कोरोना से मुक्ति चाहती है, ना कि बड़े बड़े खोल जाती है। हाँ जी, हमारे आरपीएस जी खामोश। अंजना जी, हमारे आरपीएस जी कह रहे हैं कि सारे राज्यों को, सारे राजनीतिज्ञों को मिलकर काम करना चाहिए। अच्छी बात है, मिलकर काम करना भी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि जनता के कंसर्न को अगर हम उठाते हैं तो हमारे मोदी जी कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं। अगर हम ये कंसर्न उठाते हैं, तभी बोला उन्होंने कि राजनीति की जा रही है, उसको तब ये बोलेंगे कि राजनीति हो रही है और उस तरह कहेंगे। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूँ, 2011 की बात है। प्लीज बीच में ना बोले, मैं प्लीज आप ट्विटर पे चले जाते हैं। प्लीज इन्हें म्यूट कर दें अंजना जी ने म्यूट कर दें। अगर ये बोल रहे हैं म्यूट करिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं। देखिए 2011 में गोरखपुर में बड़ी भयंकर इंसेफेलाइटिस आया। राहुल जी सांसद थे, हम राहुल जी के साथ मैं खुद पहुंचा था गोरखपुर। यूपी बिहार के कुछ जिलों में था इंसेफेलाइटिस, 22 जिलों में। लेकिन राहुल जी गए वहां पे, लौट के दिल्ली आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, तमाम कमेटियां गई, उसको महामारी डिक्लेयर किया गया। सारी सुविधाएं चीन से, जापान से, कोरिया से रातों रात सैकड़ों करोड़ के वैक्सीनेशन वो सुइयां सब मंगाई गई। पूरे दोनों प्रदेश की सरकारों को दिया गया, जबरदस्त वैक्सीनेशन हुआ। रिसर्च सेंटर गोरखपुर में बनाया गया केंद्र सरकार के पैसे से। उसके बाद जो और तमाम एहतियात की चीजें होती हैं वो 2-3 साल तक किया गया। उसको भी MDRF में डाल दिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट में डाल दिया था उन्होंने। और ये सारी चीजें हुई कि एक पैसा भी प्रदेश सरकार से नहीं लिया गया। सिर्फ जो लोकल हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए था वो प्रदेश सरकार ने दिया। और आज क्या है कि इंसेफेलाइटिस 99% कंट्रोल्ड है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि भैया इतनी बड़ी महामारी है, केंद्र सरकार ठीक है सिंह साहब इसको बहन कर सकती है। सिंह साहब वो कह रहे हैं केंद्र सरकार को सेंटर में रहना चाहिए, आपको वहन करना चाहिए सब कुछ। अभी तक किया केंद्र सरकार ने इस तरह की महामारियों का। धन्यवाद।
जी, एक भी पीपी किट नहीं थी इस देश के अंदर, एक भी N95 मास्क नहीं था। टेस्टिंग की हालत क्या थी सबको जानकारी है। आज हर प्रदेश में लाख के लगभग, जिसको लेकर भी लाख बाकी मेरे मित्र गाना गा रहे हैं, वो सबके सब सुविधाएं सबके सब केंद्र ने प्रोवाइड कराई है। तो ऐसा नहीं है मोदी जी कहने के बाद ही देश में कुछ हुआ, उसके पहले लोग कहीं कोई कमी नहीं है। हम चिंता कर रहे हैं कि हर प्रकार के जो कोरोना में लड़ाई में जो साधन चाहिए और साधनों का काम हो रहा है, वो साधनों पे चिंता हो रही है। परंतु आपको ये दिक्कत है कि बिहार सरकार ने क्या कहा दिया, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, अरे वो तमिलनाडु सरकार ने भी किया है, वो तमिलनाडु सरकार ने भी किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? आप अपने तरफ से बाकी सब कुछ फ्री करते हैं, अपना गाना फ्री करने का, तो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपको कौन रोक रहा है सर? बेचने के लिए आप कंपटीशन करिए ना तमिलनाडु सरकार के साथ, आप तमिलनाडु सरकार के साथ कंपटीशन करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप मध्य प्रदेश सरकार के साथ कंपटीशन करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप अपनी सरकार में करिए, कौन रोक रहा है? यहाँ करिए ना राजनीति, यहाँ करिए राजनीति, राजनीति हम आपको साबित करेंगे ऐसी राजनीति पब्लिक वेलफेयर में कुछ नहीं करेंगे, गाना जरूर गाएंगे, रोज रोज करें, एक दूसरे का गाना गा देंगे रोज गाकर। उनके भी पैसे ले लो, अरे बबुआ को बोलो कभी जमीन को उतर कर भी देखा करें देश की हालत क्या है, ट्विटर के अलावा करोड़ों रुपए घोटाला कर जाओ, इसमें पीपी किट में घोटाला कर जाओ, पता नहीं कितना घोटाला, कहाँ घोटाला। लड़ाई करने से सबको मुफ्त वैक्सीन मिल जाती तब तो बहुत काम आसान हो गया था, बहुत काम। गुप्ता साहब, विवेक गुप्ता, किस लिए है फिर केंद्र की सरकार? सिर्फ कारपोरेशन बेचने के लिए है? मैं खाली आपके माध्यम से सबसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि इस समय वैक्सीन चाहिए। केंद्र सरकार के पास वो सारे रिसोर्सेज है, वो सारे साधन हैं जहां 130 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है। अगर स्टेट्स के ऊपर ये छोड़ दिया जाएगा तो स्टेट्स जितनी शक्ति होगी उतना ही कर पाएंगे। ये झगड़ा, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने का समय है। झगड़ा हम लोग ठीक होने के बाद कर सकते हैं, रुपए का हिसाब किताब भी ठीक होने के बाद कर सकते हैं। न हम कहीं भाग के जा रहे हैं, न केंद्र सरकार कहीं भाग के जा रही है। हमको हमेशा केंद्र सरकार से रुपया पाना होता है, जीएसटी हो, अदर इनकम टैक्स हो। 42% सेंटर का, स्टेट का जो टैक्सेस होता है उसका शेयर को स्टेट्स को मिलना होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रुपया मत देखिए, वैक्सीन दिलाइए सबको, लोगों को ये 9 महीना से बीमारी में निजात दिलाइए, लोगों को वो रिलीफ दीजिए जो लोगों का हक है। सिंह साहब, ठीक है, राघव जी भी बोल रहे, फिर इस पर एक साथ जवाब दीजिएगा। सिंह साहब, राघव जी भी बोल रहे। राघव, देखिए पीएम केयर फंड में पैसे पड़े हैं, किस लिए? मैं जवाब दे देता हूं। इसी के लिए तो पैसे इकट्ठे किए गए। आपने कोविड के नाम पे तो पैसे लिए हैं पीएम केयर फंड में। मैं सोच ही रही थी अखिलेश जी कि अभी 38 मिनट हो गए डिबेट के, अभी तक पीएम केयर फंड क्यों नहीं आया आपकी तरफ से? अंजना जी, सबका आपके जवाब लेंगे, जवाब लेंगे तो भी 130 करोड़ सिंह साहब बैठे ना जवाब देने के लिए। ठीक है, जल्दी जवाब नहीं चाहिए। देखिए अंजना जी, देखिए ठीक है, देखिए ऐसा है, आपस में लड़ाई लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे, ये मूल बात है। अब मैं आपको वैक्सीन का बता देता हूँ। न जाने क्यों हमारे बीजेपी और कांग्रेस के मित्र लड़ रहे हैं। जितनी मेरी जानकारी है, जब जब देश में इस प्रकार की कोई बीमारी आई है, महामारी तो खैर अब आई है, लेकिन चाहे पोलियो हो, मीजल्स हो, इस प्रकार की जो जो बीमारियां आई, उसमें केंद्र सरकार ने एक बड़े भाई का एक रोल अदा करते हुए सदैव, सुन लीजिए, तमाम राज्यों को उपलब्ध कराया है। जहां तक की स्टोरेज फैसिलिटी है और लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, वो तमाम राज्य अपने हिसाब से बनाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा सरल आंकड़ा दे देता हूं। अभी जो अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है, जो मैंने पढ़ाई करी है, थोड़ा सा रिसर्च करा है, उससे ये पता लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड की जो डोज होगी वैक्सीन की, वो लगभग 3 से 4 डॉलर के आसपास की होगी। मान लेते हैं सरल कैलकुलेशन के लिए कि 300 रुपए प्रति व्यक्ति पे खर्च होगा। 100 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखें तो लगभग 30,000 करोड़ का खर्चा केंद्र सरकार का आएगा। हिंदुस्तान का बजट लगभग 26 लाख करोड़ का है, तो 30,000 करोड़ 26 लाख करोड़ का यानी 12% बना। तो मात्र 12% सालाना बजट का एक बार का खर्चा भारत सरकार का लगेगा, जिसमें देश की हर आबादी। आरपी सिंह साहब, जल्दी से इस पर जवाब। सीए साहब ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया जी। मैं अभी कैलकुलेशन का आंसर देता हूँ। मैं इन्हीं के कैलकुलेशन फिगर देता हूँ। जो 32 करोड़ पे अभी एक दिवाली के मेले के लिए खर्च किया था ना, एक फोटो ऑप के लिए सारे चैनल्स पे अपना प्रोग्राम चलाया था, पंजाब में, गोवा में, जहाँ जाकर चुनाव लड़ना। अरे वो पैसा विज्ञापन की जगह यहाँ खर्च लेना ना जी। रोज रोज जितना विज्ञापन पे, इतना अच्छा ताम झाम पे पैसा खर्चो, थोड़ा खर्चो ना पब्लिक के लिए। क्यों नहीं खर्चते जी? हॉस्पिटल के बेड भी हम देंगे आपको, किट भी हम देंगे, चिंता हम सब हम करेंगे।
थोड़ी चिंता आप भी कर लो, क्या दिक्कत है उससे राघव इसमें। और मैं वापस कर, हम भागने वाले नहीं है। और जहां तक बात है 42% की बात करें, वो 32 से 42 ही इसी सरकार ने किया था, पहले कोई 32% नहीं मिलता था। हमारा आज का सवाल था कि कोरोना वैक्सीन डिलीवरी पर क्या राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 99% ने हाँ कहा है, जबकि 1% लोग इससे सहमत नहीं है। देखते रहिए आज तक।